नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। जैसा कि आप जानते हैं, लगातार चुनावी यात्रा के 22 एपिसोड हमने पूरे किए थे। पूरे करने के बाद आप लोगों को भी इसकी जानकारी है कि जिस तरीके से चुनावी यात्रा, चुनावों की सरगर्मियां आगे बढ़ी, विधानसभा चुनावों की, उसके साथ साथ ही इस पर कोरोना का पहरा जो है लगातार लगने लगा। इलेक्शन कमीशन ने तिथियों की घोषणा के साथ ही 10 फरवरी से शुरुआत कर प्रथम चरण के मतदान के साथ 10 मार्च को परिणाम की घोषणा होगी उत्तर प्रदेश में। लेकिन उसके साथ साथ ही जो कोरोना का पहरा आया, ये बड़ा ही भयावह और चिंताजनक रहा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी चुनावी यात्रा के 22 पड़ाव पूर्ण हो चुके थे। उसके बाद लगातार जनसंपर्क में आने के कारण कोरोना से यूं कहें कि संक्रमित हो गया था मैं स्वयं भी। तो आप सभी की दुआओं और शुभकामनाओं के साथ, हमारे अपने और अपनों की सुरक्षा के साथ, हमारे अपने द्वारा दिए हुए प्यार के साथ और उनकी देखभाल के साथ मैं पूर्णतया स्वस्थ होकर आप सभी के समक्ष हूँ। और जिस तरीके से कोरोना बढ़ रहा है, मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि फ़िलहाल अपने आप को सुरक्षित भी रखें। और संक्रमण बहुत भयावह बीमारी नहीं है, लेकिन इस मनोदशा में हमें अपने अपनों का सहयोग और साथ की बहुत आवश्यकता है। आज ही की एक रिपोर्ट है कि मध्य प्रदेश रीवा के रणविजय सिंह करके एक शख्स थे, जो पिछले 8 महीने से लगातार कोरोना संक्रमित थे और सबसे लंबे समय तक कोरोना से संक्रमित रहने का जो उनके ऊपर दर्ज हो गया है, और आज वो मृत्यु हो गई है उनकी। और अब आप इस साधारण सी बात को समझिए कि कोरोना कितनी गंभीर बीमारी है और कितना सतर्क रहना है। लगातार 8 महीने से संक्रमण के बाद रणविजय जो है वो वहाँ के एक फार्मर थे, बहुत ही प्रसिद्ध किसान थे। गुलाब और लीची और स्ट्रॉबेरीज की जो है खेती के लिए बहुत प्रसिद्ध थे रीवा में। और लगभग कोरोना संक्रमण के दौरान उन्होंने लगभग अपनी 50 जो है एकड़ संपत्ति को बेचकर लगभग 8 से 10 करोड़ रुपए पूरे कोरोना काल में उनको खर्च हुआ। और लगातार 8 महीने के संक्रमण के बाद आज उनका निधन हो गया। दिल्ली के अपोलो अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। तो संक्रमण यूं कह सकते हैं एक मानसिक बीमारी भी है। इस दौर में मैंने खुद अनुभव किया पिछले 8 से 10 दिनों में। हमारे अपने, हमारे आसपास के लोग, हमारे चाहने वाले, हमारे साथ काम करने वाले, हमारे कैमरे के पीछे जो हैं सनी, इन जैसे साथियों के सहयोग से, लगातार प्रिकॉशंस से और अपने अपनों की सुरक्षा के साथ जिस तरीके से इसको लड़कर हम निकले हैं, तो आई होप कि आप सभी की शुभकामनाएं रहीं। फिलहाल सियासी सरगर्मियों की बात करते हैं तो चुनावी माहौल बड़ा ही दिलचस्प हो चला है। आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार चल रहा है। उधर अखिलेश यादव ने मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है कि वो 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे। फ्री बिजली के साथ में उन्होंने पुरानी पेंशन बहाली का भी ऐलान कर दिया है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त मास्टर स्ट्रोक रहा है। पुरानी पेंशन बहाली के साथ उन्होंने कहा है कि हम समस्त जो पुरानी पेंशन प्रथा थी उसको लागू करेंगे। इधर जो बिजली के 300 यूनिट फ्री होने के बाद, पुरानी पेंशन के बाद उन्होंने कई सारे और भी वादे किए हैं कि हम 22 लाख आईटी सेक्टर में रोजगार देंगे, बूम करेंगे। तो इस तरीके से बहुत बड़े प्रभावी ढंग से, हालांकि पिछले समाजवादी कार्यकाल में जब वो मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने लैपटॉप परियोजना के तहत लगभग 8 लाख लैपटॉप बांटे और उत्तर प्रदेश के युवा वर्ग को अपनी ओर आकर्षित करने का काम किया, जो कि एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक था। इस बार काम करता है नहीं करता है ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन भाजपा की जहां बात करते हैं तो वहां भाजपा की जो दल में है वहाँ चिंता का सबब बना हुआ है, क्योंकि एक तरफ तो वो कह रहे हैं हम आश्वस्त हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पर अगर हम बात करते हैं तो सीतापुर, हरदोई, उसके बाद हाल ही में अभी कल की ही घटना है, हमारे जो उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य सिराथू अपनी विधानसभा जिस सीट से लड़ रहे हैं, प्रत्याशी घोषित हुए हैं, वहीं गए, वहाँ पे जनता का भारी विरोध देखने को मिला। तो कुल मिलाकर जनता के बीच एक असंतोष की भावना भाजपा सरकार के जो प्रत्याशियों के बीच जरूर है। बात करते हैं उन्नाव जिले की। उन्नाव जिले की जो है भाजपा प्रत्याशियों की घोषणा हो गई है।
किसी भी सीट पर भाजपा ने अपने प्रत्याशी को बदला नहीं है। उन्नाव सदर से पंकज गुप्ता, जहां बांगरमऊ उपचुनाव में जीते श्रीकांत कटियार को पुनः प्रत्याशी बनाया है। पुरवा से अनिल सिंह, बंबालाल दिवाकर में ब्रजेश रावत, सभी सीटें यथावत रखी हैं। भगवंत नगर सीट को एक हिडन रखा है क्योंकि वह विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित जी की जो है सीट है। पिछली बार हृदय नारायण दीक्षित जी जीते थे, लेकिन उनके भी भारी विरोध है। अब बात करते हैं जमीनी स्तर की, तो सदर की बात करते हैं। सदर में पंकज गुप्ता का जमीनी स्तर पे बड़ा भारी विरोध है। वहीं अगर अपोजिशन की बात करते हैं तो समाजवादी पार्टी ने अभी कोई प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। दो तीन संभावित प्रत्याशियों की लिस्ट हमारे पास आ रही है, जहां दीपक कुमार के भाई राम कुमार भी उस ट्रैक पे लाइन पे हैं। वहीं दीपक कुमार के पुत्र अभिनव कुमार जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं जमीनी स्तर पर। वहीं तीसरे जो है अनिरुद्ध सिंह चंदेल, जो पूर्व में एमएलसी के प्रत्याशी थे, लेकिन उनकी जगह सुनील सिंह साजन को एमएलसी बनाया गया, तो वो भी एक दौड़ में शामिल हैं। अब बात करते हैं बसपा की, तो बसपा में देवेंद्र सिंह भोले को पूर्व से ही घोषित किया है, हालांकि लिस्ट अभी उनकी जो अगली लिस्ट है उस पर नहीं है। कांग्रेस ने जो उन्नाव रेप पीड़िता थी, दुष्कर्म पीड़िता, उनकी माता आशा सिंह को टिकट दिया है, तो कोई इतना प्रभावी ढंग से नज़र नहीं आती है। लेकिन यहाँ पे जो लड़ाई है वो भाजपा और सपा के मध्य की है। सीधी टक्कर देखने को मिल रही है, वो बड़ी कांटे की टक्कर है, जहां समाजवादी पार्टी के जो भी प्रत्याशी हैं सभी ग्राउंड पे मेहनत कर रहे हैं, लेकिन भाजपा प्रत्याशी को भी इतने हल्के में लेने की कोशिश नहीं करनी, क्योंकि 2 बार के सेटिंग विधायक हैं पंकज गुप्ता। विरोध या आपसी वैमनस्य चाहे जितना हो, लेकिन ग्राउंड पर वो सबको समेटने की एक बार पुनः कोशिश कर रहे हैं। अब बात करते हैं पिछले 5 सालों की, तो 5 सालों में उन्नाव सदर या गंगा घाट को बहुत ऐसा कुछ विशेष नहीं मिला जिससे हम ऐतिहासिक कह सकें, उनको याद रख सकें। कुछ एक छोटे छोटे मुद्दों पे अगर बात करते हैं तो जैसे कि यहाँ का पानी, हम मौजूदा वक्त में आज की अगर बात करते हैं तो पूरे समस्त नगर का पानी बहुत ख़राब हो चला है। जल की बहुत बड़ी समस्या, आने वाला जो समय है जल से लेकर बहुत ही समस्याएं से घिरने वाला है नगर गंगा घाट। सड़कों की बात करते हैं तो गलियों और कूचों की बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा विकास देखने को नहीं मिला, क्योंकि 2-2.5 साल कोरोना काल में बजट नहीं आया, और बजट ना आने के कारण ये चीज़ें व्यवस्थित नहीं हो पाई। तो कुल मिलाकर विकास की रफ्तार बिल्कुल मध्यम रही है। अब जो भी भाजपा है वो केंद्र के जो मुद्दे हैं, केंद्र के राशन वितरण प्रणाली हो, पेंशन प्रणाली हो, इन्हीं मुद्दों के साथ जनता के बीच जाने की कोशिश कर रही है, और यह बताने की कोशिश कर रही है कि मोदी और योगी ने आपके लिए बहुत कुछ किया, लेकिन वो स्वयं ये नहीं बता पा रहे हैं कि बतौर विधायक हमने आपके लिए क्या किया, ये बताने में बिल्कुल अक्षम है। ना ही कोई स्कूल कॉलेज मिला। नगर गंगा घाट की मौजूदा वक्त की आबादी 3 से 5 लाख है, ना ही नगर को कोई विद्यालय मिला, और ना ही यहाँ कोई इंटर कॉलेज, अच्छा इंटर कॉलेज सरकारी है जिसमें बच्चे अपनी शिक्षा ग्रहण कर सकें, ना ही कोई जल निकासी की बेहतरीन सुविधा है। तो इस तरीके की बहुत सारी सुविधाएं असुविधाएं के बीच पसोपेश में जनता है, लेकिन जनता इस बार बिल्कुल खुलकर सामने नहीं आ रही है। वो सभी का कह रही है हम सबको वोट देंगे, लेकिन निर्णायक साबित होगा आने वाला विधानसभा चुनाव, जहां विपक्ष एक खास समुदाय को जो है समेटने की कोशिश कर रहा है, खास समुदाय में लगातार जाकर अपनी बात रखने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरीके से अगर बात करते हैं तो उन्नाव जिले का समीकरण इस बार बड़ा ही दिलचस्प हो चला है, और सभी प्रत्याशी बहुत तगड़े हैं। सूचना मिल रही है कि सत्ता दल जो राजा भैया का है वो भी उन्नाव से एक ठाकुर प्रत्याशी उतारेंगे। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जातिगत आंकड़े हावी होते दिख रहे हैं। सभी अपने अपने समीकरण बैठालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव में हमने पूर्व के भी कुछ एक आरटीआई एक्टिविस्टों से बात की थी, तो उसमें यह चर्चा हुई थी कि जो मुद्दे होते हैं वो हमको डिफाइन रखने चाहिए कि हम विधानसभा चुनाव में किन मुद्दों के तहत वोट करते हैं, लोकसभा में किन मुद्दों में, और नगरपालिका के चुनाव में किन। तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम जो वोट हैं विधानसभा के लिए कर रहे हैं, तो विधानसभा के जो मत हम दे रहे हैं उन मतों के मुद्दे क्या हैं। सड़क नाली खंजा ये मुद्दे नहीं होते। एक इंटर कॉलेज होना चाहिए, एक बालिका इंटर कॉलेज होना चाहिए, एक बढ़िया चिकित्सालय होना चाहिए। तो इस तरीके की अभी हाल ही में आपने देखा कि उन्नाव पे जो कचहरी में एक ब्रिज बना है, वहाँ पे केशव प्रसाद मौर्य का जो है उद्घाटन का बोर्ड लगा दिया गया, जबकि वो 2014-15 में बनके तैयार हुआ था। तो कुछ इस तरीके की परियोजनाएं
जो पूर्ण भी नहीं हुई है और कागजों में उनके बहुत सारे काम हो रहे हैं। तो इस तरीके से कागजी खेल में बहुत प्रभावी है भाजपा सरकार। लेकिन फिलहाल मंदिर मस्जिद मुद्दा है, राशन पेंशन ये सभी मुद्दा है। लेकिन उससे इतर हटकर आज यूपी टेट का एग्ज़ाम हुआ। यूपी टेट के एग्ज़ाम में देखिए कैसी व्यवस्थाएं रहीं। स्टूडेंट्स रो रहे थे कि हमारे एस निकली जा रही है, हम अगर इसको नहीं दे पाएंगे तो आगे आने वाले समय में हम क्या करेंगे। तो इस तरीके से बहुत सारे मुद्दे हैं, सरकारी तंत्र से लेकर एक आम से लेकर खास तक सभी इसमें प्रभावित हैं। अब चुनाव है, गहमा गहमी है, जनता किन मुद्दों को लेकर जाएगी, कैसे वोट करेगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल चुनावी सरगर्मियां जबरदस्त हैं, शीतलहर लगातार चल रही है। आप लोग अपना ख्याल रखिए। और कई प्रत्याशियों की अभी घोषणा होना बाकी है। बसपा की, सपा की प्रत्याशी घोषित होते हैं, उसके बाद पुनः एक बार फिर हम आपसे मिलेंगे। नमस्कार।